जय हिंद दोस्तों। आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको बीपीएससी प्रीलिम्स का साइंस का सेक्शन कराएंगे और हमने आपको पहले पॉलिटी का सेक्शन एंड हिस्ट्री सेक्शन करा चुके हैं। ये आज हमारा तीसरा सेक्शन होगा पॉलिटी का। पॉलिटी क्यों करा रहे हैं अभी हम? पॉलिटी पहले हमने कराए थे क्योंकि पॉलिटी थोड़ा इजी रहता है लोगों को, इसलिए पॉलिटी करा देते हैं। हिस्ट्री का बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने हिस्ट्री का पोर्शन पूरा ख़त्म कर दिए हैं। और सेम जैसे हिस्ट्री के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, वैसे ही आपका साइंस से भी 30 क्वेश्चन से 32-35 क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आता है, जिसमें से आपका मेजर क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से रहता है। तो आप लोग लाइफ साइंस को अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन जो हमारा आज का सेक्शन होगा साइंस में, वो आज का हमारा फिजिक्स होगा, भौतिक विज्ञान। तो अगर आप लोगों ने हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा साइंस के सेक्शन में से कौन सा होगा? भौतिक विज्ञान होगा। और भौतिक के हम लगभग जितने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आज हम सभी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा केमिस्ट्री होगा, देन उसके बाद लाइफ साइंस अर्थात बायोलॉजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? क्या कह रहा है? निम्न तत्वों में से न्यूट्रॉन नहीं होता है। इनमें से कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है, कॉपर में होता है, लेकिन आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। अर्थात साधारण हाइड्रोजन, समस्थानिक अथवा प्रोटियम कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन बात की जाए भारी हाइड्रोजन की, उसमें आपका 1 न्यूट्रॉन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एंगस्ट्रॉम की इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ये आपका किसका है? वेवलेंथ का है, तरंगदैर्ध्य। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का आपका जूल होती है। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अगर हमको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या कैसे करेंगे? तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? ये आपकी दूरी की यूनिट है। और 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आवृत्ति को मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी को किससे मापा जाता है? ये आपका फ्रीक्वेंसी आपका हर्ट्ज से मेजर किया जाता है। और एक सामान्य मनुष्य में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 अर्थात 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। जो सामान्य ह्यूमन होता है वो 20 से लेकर 20,000 फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो जो घड़ी में प्रयोग होते हैं वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो आपको किसके होते हैं? वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। किसके होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड अर्थात SiO2। प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो अब बता दो कि क्या होता है। ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। विद्युत शक्ति की इकाई है। अर्थात किसके पूछ रहा है? आपका ये पावर की पूछ रहा है। तो पावर का क्या होता है? वर्क डिवाइड बाई टाइम होता है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। जैसे जो घर में बिजली आती है बोलते हैं ना कितने वाट का है, बल्ब लगा रहे हो, तो वही विद्युत शक्ति कितना एनर्जी कंजम्पशन कर रही है, वही होती है क्या? विद्युत शक्ति। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसके वेवलेंथ की सीमा क्या होती है?
तो विजिबल का कितना होती है आपका, ये आपका 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7600 एंगस्ट्राम तक होती है। किसकी, विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज की। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। क्या कह रहा, सौर विकिरण। तो सौर विकिरण की जो परास रेंज रहती है वो कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर रहता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापा जाता है। किसकी बात कर रहा है ये, ह्यूमिडिटी की, जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी किस उपकरण से नापा जाता है। तो ह्यूमिडिटी होगी तो वाटर होगा, अर्थात क्या होगा, हाइग्रोमीटर। किससे मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर है वो वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता मापने करने वाला यंत्र है। और सेम इसी से मिलता जुलता क्या है आपका, हाइड्रोमीटर। क्या, हाइड्रो। तो हाइड्रोमीटर क्या बताता है, ये द्रव का यानी लिक्विड का डेंसिटी बताता है। जो हाइड्रोमीटर होता है वो लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए होता है। और पायरोमीटर, ये पायरोमीटर आपका हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोमीटर आपको पता है ये दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए होता है। दाब की क्या इकाई है। तो दाब की क्या होती है, अर्थात प्रेशर की। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसकी यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन से हम समझ सकते हैं फोर्स हो गया डिवाइड बाई एरिया आ गया, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक जस्ट होता है, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। क्या कह रहा है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, अर्थात सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि कौन सी राशि होती है, जिनमें डायरेक्शन एंड परिमाण अर्थात दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वो क्या होती है, आपकी सदिश राशि कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये हो जाएंगे। और आपका अदिश राशि है जिनमें केवल आपकी परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। वही आपका जैसे दूरी हो गया, चाल हो गई, दाब, आयतन, ये सब क्या हो जाएंगे आपका अदिश राशि हो जाएंगे। दाब क्या हो गया यहाँ पर आपका अदिश राशि। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी इनमें से ऐसे कौन सी दिया है जो मात्रक नहीं है। तो इसमें से जो आपका विकृत होता है इसका मात्रक नहीं होता है। तो विकृत होता है, क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ होता है। अर्थात अगर किसी वायर को हम खींचते हैं, अब फिर उसमें देखते हैं, अगर मान लेते हैं वायर की लंबाई 1 मीटर है और खींचते हैं तो उसकी क्या है, कुछ उसकी लेंथ बढ़ जाती है, मान लेते हैं 0.5 mm बढ़ गए। जो 0.5 mm बढ़े वो हो गई आपकी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ये आपका, अब दोनों की मीटर सेम है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका विकृत, कोई मात्रक होगा ही नहीं। अब क्या करें, सही कथन चुनना है। क्या करें, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। ठीक है, अगर लाल प्रकाश का वेवलेंथ बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर याद होगा विब ग्योर, क्या होगा, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो विब ग्योर जो है वायलेट हो गया और रेड हो गया। तो वेवलेंथ नीचे से ऊपर जाने पर अर्थात जो विब ग्योर है उसको
राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ घटती है। क्या हो जाएगा, लाल का सबसे ज़्यादा हो जाएगा और बैगनी का सबसे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है? जैसे आप लोग कपड़ा भी धुलते होंगे तो उसमें एक झाग बन जाता है, फिल्म बन जाती है, और उसमें देखते होंगे आप लोग, हल्का जब धूप पड़ती है तो उसमें कलर टाइप दिखता है, ब्लू ग्रीन, कई डिफरेंट डिफरेंट कलर पड़ता है। तो किस कारण होता है? तो वो होता है इंटरफेरेंस के कारण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण से होता है चीज़ें। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक अगर परमाणु है तो उसका धनावेशित हिस्सा क्या कहलाएगा? क्या कह रहा है, प्रोटॉन कहलाएगा, न्यूट्रॉन कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, या न्यूक्लियस कहलाएगा? इसमें क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक परमाणु के जो केंद्र धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस ही कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है वहीं पर क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आवेशित रूप में न्यूक्लियन होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है आपका, यह धनात्मक होता है, और अब यही क्या पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। एक परमाणु का धनावेशित हिस्सा होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा परमाणु का धनावेशित हिस्सा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा का, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर बात करें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा आंसर आपका पूरा, तो पीछे बता चुके हैं आपका न्यूक्लियस। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। क्या कह रहा है आपका, सॉलिड को आपको किस में परिवर्तन करना है, गैस में परिवर्तन करना है, तो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है, अर्थात ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन हो जाएगा आपका क्या, सीधे सॉलिड टू गैस में, जैसे कि आपका आइस का वाष्प में कन्वर्ट होना। ये आपका बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुआ जब आपका आइस भाप के द्वारा उड़ जाती है, वही कहलाता है आपका ऊर्ध्वपतन। वह तापबिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकते हैं, क्या होते हैं, वो आपका त्रिक बिंदु होता है। उसे क्या कहते हैं, सॉरी वह बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, तो कौन सा होता है वो, ट्रिपल पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिक बिंदु। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, कास्मिक किरणें हैं, तो कास्मिक किरणें में कौन से हैं, आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, उपरोक्त से कोई नहीं है। जो आपकी कॉस्मिक किरणें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएंगी, यह हाई एनर्जी के आवेशित कण होते हैं। क्या होते हैं ये, हाई एनर्जी के आवेशित कण होते हैं, जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, जी किसके लिए होता है, ये जनरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, जनरेशन के लिए। रडार का आविष्कारक कौन था, किसका पूछ रहा है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक कौन था, तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। कौन थे, रॉबर्ट वाटसन। इन्होंने 1935 से पहले प्रायोगिक रडार अर्थात रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग व्यवस्था का विकास किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल क्या है, ये आपका हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान एक मूलकण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई थी और इसका सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था,
तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1930 मिला था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। ये आपका 1970-98 में बीपीएससी प्री में आया हुआ था क्वेश्चन। और कुछ देख लेते हैं जो भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। तो भारतीय में कौन थे? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। और नोबेल पुरस्कार इंडिया में और किन किन को मिला है? तो उनमें आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए है, सीवी रमन आपका भौतिकी के लिए है, हरगोविंद खुराना आपका चिकित्सक के लिए है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक के लिए है, मदर टेरेसा शांति, अमृत सेन ये आपका अर्थव्यवस्था के लिए है, कैलाश सत्यार्थी से शांति के लिए, बी रामकृष्ण रसायन के लिए और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के लिए। लेटेस्ट क्या आपका अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? एक गैलीलियो ने किया है। किसने? गैलीलियो ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया था? तो आविष्कार किसने किया था हवाई जहाज का? तो वे थे राइट ब्रदर्स ने किया था। जेम्स वाट ने भाप वाले इंजन का प्रयोग किया था। एक माइक्रोन क्या कर रहा है? एक माइक्रोन बराबर होता है तो किस बराबर होता है? एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻³ mm होता है। अर्थात क्या हो जाएगा आपका दिस आंसर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो आप लोग इसका कैलकुलेट करेंगे तब आप इसको निकाल लीजिएगा। इसका हम बता दे रहे हैं 104 फ़ारेनहाइट होगा। अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका? F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू 9/5C + 32 होता है। एक क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? तो ये आपके मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? लोलक की काल अवधि अर्थात टाइम पीरियड क्या होता है लोलक की? तो इसका आपका टाइम पीरियड क्या होता है? ये आपके लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? ये लंबाई पर निर्भर करता है क्योंकि जो इसका फार्मूला होता है आपका T इज इक्वल टू 2π√L/G होता है फार्मूला। तो आपका G तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, पाई भी आपका कांस्टेंट है। अब किस पर डिपेंड करेगा? आपके लोलक की लंबाई पर निर्भर करेगा। बल गुणनफल है तो बल किसका गुणनफल होता है? बल किसका होता है आपका? ये मास इंटू एक्सेलरेशन अर्थात m इंटू ए। तो अब क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? त्वरण होता क्या है? वेग डिवाइड बाई टाइम होता है अर्थात चेंज इन वेलोसिटी। तो आप क्या हो जाएगा? b - u इज डिवाइड बाई टी। तो आप क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू b - u डिवाइड बाई टी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो क्या पूछ रहे हैं इसमें? सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो आपका वेग है सदिश राशि, बल भी है, विस्थापन है, लेकिन आपका आयतन आपकी ये सदिश राशि नहीं है क्योंकि हमने बताया था अभी सदिश राशि के लिए आपका परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशि के लिए आपको ओनली एंड ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग क्या होता है? संवेग इज इक्वल टू आपका m इंटू बी होता है। अब वेग आपका केवल बी होगा तो m आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचे क्या? सॉरी बी कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या आपका m अर्थात मास। मास मतलब द्रव्यमान बचेगा आपका। ये आपको फार्मूला दिया है। संवेग को क्या होता है? m भी होता है। अब वेग आपका भी हो जाएगा, बी कैंसिल आउट, बचेगा क्या? m।
1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ये तो बताने जरूरत नहीं है, आप लोग दौड़ते हैं डेली। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो बल वो क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं? लिफ्ट में, तो इसका भार क्या होगा? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, तो एक गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जब आप नीचे आते हैं तब आपका भार शून्य हो जाता है। क्या होता है? जब 9.8 आप त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर क्या होता है? व्यक्ति का दबाव क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, अर्थात उस समय फर्श पर लग रहा बल शून्य हो जाता है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा। अगला क्या कर रहा है? रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो अगर आप निर्वात में, तो वहाँ पर आपकी तीनों गेंद एक साथ पहुंचेंगे। क्या है? तीनों गेंद एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स आपको बिल्कुल 0 रहता है निर्वात में, इसलिए वहाँ पर तीनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि वेग क्या हो जाएगा आपका? वो मास पर डिपेंड ही नहीं करेगा। वेग इक्वल टू क्या हो जाता है? √2gh होता है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, वायु में ध्वनि तरंग होती हैं, वायु में कौन सी ध्वनि तरंग होती हैं? तो अनुदैर्ध्य होती हैं, अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल। ये आपकी मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ये आपका सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा अर्थात करंट, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। जो प्रतिरोध का मेजर किया जाता है ये ओम मीटर से मेजर किया जाता है, आपका ओम लॉ में पढ़े होंगे आप। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जो टरबाइन तथा डायनेमो से बिजली प्राप्त करते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो किसको? मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। मैकेनिकल ऊर्जा किस में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो बिजली का खर्च कितना आ जाएगा? यदि आप 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं और 10 घंटा चल रहा है, तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा पूरा? तो आप क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 100 वाट इंटू जितना आवर हो, क्या हो जाएगा आपका? ये 1000 वाट, 1000 वाट पर घंटा, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। अगर आपका 1000 वाट पर घंटा लोड पड़ रहा है तो वो आपका 1 यूनिट हो जाता है। ठीक है। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है
तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसको आपको लोग सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला बता दे रहे हैं। इसका फार्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा R, और R1 R2 क्या हो जाएगा आपका जो दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसमें समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, क्या होता है उसमें, अमोनिया क्लोराइड होती है। अमोनिया क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है आपका, ये आपका किस में प्रयोग किया जाता है, ये कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायनामो, तो डायनामो बता चुके आपको, डायनामो क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, डायनामो। विद्युत मोटर में क्या कर रहा है, विद्युत मोटर में क्या होता है, ये विद्युत मोटर में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है, तो करंट किससे नापते हैं, करंट आपको एमीटर से नापा जाता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, सेम क्वेश्चन, एमीटर हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे फिजिक्स में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो फिजिक्स में क्या हो रहा, यूनिट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा। कहाँ से, यूनिट से, कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, बल का क्या होगा। तो ये चैप्टर आपको बीपीएससी में अच्छे से पढ़ के जाना है। या कोई भी यूनिट, क्योंकि यूनिट से आपको क्वेश्चन, दो क्वेश्चन श्योर रहना है, किसी यूनिट पूछ सकता है, मात्रक पूछ सकता है, उससे सिंपल रिलेटेड करके फार्मूला पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका दो क्वेश्चन यहाँ से सॉलिड रहेगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, इसको अलग करने के लिए क्या तरीका है, तो आप लोग कक्षा 9 10th में किए होंगे, प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल किए होंगे, तो उससे हम लोग अलग करते हैं। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, जिसमें आपको 7 रंग प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं, बैंगनी हो गए, जामुनी हो गया, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रे प्राप्त होते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस की क्षमता यानी शक्ति +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी एंड जो आपका लेंस की क्षमता होता है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल फार्मूला होता है, यानी कि फोकस दूरी = 1/, लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला, इस फार्मूला से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो चुंबकीय सुई किस तरफ इंडिकेट करती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करती है। जो आपका मैग्नेटिक वाला होता है किधर संकेत करता है, ये नॉर्थ साइड, उत्तर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश होता है उसको नली में कैसे पैदा करते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, तंतु को गर्म करके, क्या करते हैं, तंतु को हम लोग गर्म कर देते हैं। तो श्वेत प्रकाश प्रदीप्त सेल ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है, अर्थात ट्यूब के सिरों पर तंतु में विद्युत प्रवाह करने पर यह पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणों में उत्सर्जित करता है, और ये पराबैंगनी किरणें ही नलिका के आंतरिक सतह पर लेपित और प्रदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, तो किस कार्य पर मिला था, ये इनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। और सबसे पहले कब मिला था, ये 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, किसके लिए, नाभिकीय रिएक्टर के लिए।
कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को कैसे ठंडा करते हैं? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। इससे संपीड़ित गैस को अगर आप रूम में छोड़ते हैं तो आपका रूम ठंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का होता है? तो ये आप लोग क्वेश्चन तो पढ़े होंगे। ये किसका होता है? ये टिन और शीशे का एक मिश्रण होता है। किसका होता है? टिन और शीशे का एक मिश्रण होता है, जिसे हम लोग फ्यूज का एक फ्यूज तार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूज तार बोलते हैं इसको। इसका गलनांक निम्न होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने से बचा देता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? क्या पूछ रहा है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक मतलब हीट उसमें आपको प्रवाह नहीं हो रही है, तो लकड़ी आपको क्या हो जाएगा? उसमें हीट प्रवाह नहीं होगी। तांबा है, शीशा है, जस्ता है, पारा है। तो सबसे ज़्यादा हीट का सबसे ज़्यादा कुचालक कौन होता है? पारा होता है। क्या हो जाएगा? पारा। और सबसे ज़्यादा कुचालक क्या हो जाएगा? आपकी लकड़ी हो जाएगा, कांच होगा, ये हो जाएगा आपका पुअर कंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो अतिचालक वो होते हैं जिनमें बिना किसी ह्रास के, यानी कि ऊर्जा ह्रास के, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वही अतिचालक कहलाते हैं। अर्थात शून्य पारगम्यता, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शून्य पारगम्यता बोलते हैं। इसमें आपका एनर्जी का लॉस हुए बिना इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है? ये क्या कह रहा है? वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुछ चालकों से कम होती है, और अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। क्या? अर्धचालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि यानी कि लोहा का ठंडा होता है और लकड़ी का ठंडा नहीं लगेगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का क्या होता है? अच्छा चालक होता है, इसलिए हमें सुबह सुबह ठंडा लगता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होने लगता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, अगर आप कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या किया जा सकता है? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा? अगर आप रेफ्रिजरेटर खोलेंगे तो आपका रूम थोड़ा गर्म हो जाएगा। आप सोचे कि ठंडा हो जाएगा, तो गलत आप सोचते हैं। क्या हो जाएगा? थोड़ा गर्म हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप लोग ये गलती कभी मत करिए कि फ्रिज हम खोल दे रहे हैं तो थोड़ा रूम और ठंडा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत देखते हैं हम लोग? कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हो है, क्योंकि यह नम को अवशोषित करता है। सही स्टेटमेंट है। सीडी बनाने के लिए पॉली कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता नहीं है, ये आपका गलत स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि एक्रिलिक क्या है? ये कृत्रिम ऊन कहलाता है। क्या है? कृत्रिम ऊन है, रेशम नहीं है। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसकी बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है वो। दो उत्तरोत्तर या दो उत्तरोत्तर सुरंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपका वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य कहलाती है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती अर्थात नहीं बदलता। तो वेग नहीं बदलता, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता, अपवर्तनांक नहीं बदलता। इसमें आपका मीडियम जब चेंज होता है तब फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती है, अर्थात आवृत्ति चेंज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। जो पढ़ाई के लिए यूज किए जाते हैं तो उसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से होते हैं आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति, किसके सामने, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य कि दर्पण प्रकार है। जब आपका बड़ा प्रतिबिंब दिखता है तब आपका कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ध्वनि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है। तो ध्वनि का जो वायु में वेग कितना होता है, लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर और कुछ देखना है तो देख लेते हैं। शुष्क वायु में आपका 0 डिग्री सेल्सियस में आपका 332 होता है, वही आपका शुष्क वायु में लेकिन टेम्परेचर 25 डिग्री से, तब वहाँ पर आपका हो जाएगा 346 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, जो ध्वनि की वेग होता है सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंग एवं कण दोनों एक समान होते हैं। जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनमें डुअलिटी नेचर होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो आकाश आपको नीला क्यों दिखाई देता है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण आपका ये है कि जो आपकी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आपका आकाश नीला दिखाई देता है। समझ आ रहा कि नहीं। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में क्या कर देती हैं, प्रकीर्णित कर देती है। इससे प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी, डैश 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 लाल प्रकाश से प्रकीर्णित हो जाते हैं, अर्थात आकाश नीला प्रतीत होने लगता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। तो सीधे से तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रात में तारे टिमटिमाते हैं तो उससे हम किसके द्वारा स्टडी करते हैं। तो क्या होता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जीरो पर आप मत समझिए कि जीरो पर पहुंच जाती है, आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है वाटर का। पचास डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का स्केल में है। ये तो फार्मूला बता चुके थे, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला देख लीजिएगा। F इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू सी प्लस 32, ये फार्मूला आपका है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा, तब जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि जो पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अर्थात बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वो जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार से कोई उसमें बाहर पानी नहीं गिरेगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण होता है। तो किस कारण से वर्षा के बूंदें गोलाकार हो जाते हैं, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से हो जाते हैं।
क्योंकि भी कोई भी व्यक्ति कम से कम काम करना चाहता है, सबसे कम काम करने के लिए आपको गोल शेप लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका एनर्जी कम लगना है। सबसे ज़्यादा श्यानता अर्थात सबसे ज़्यादा विस्कासिटी होती है, तो विस्कासिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये शहद में होती है। विस्कासिटी आप लोग एक हिसाब से मोटा मोटा मान सकते हैं कि फ्रिक्शन, जैसे कि आप सॉलिड है, अगर किसी को खिसका रहे हैं, यानी कि आप स्क्वायर है, रोलर है, तो खिसका रहे हो तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इस हिसाब से कभी जो क्या होता है लिक्विड होता है, तो लिक्विड का फ्लो कर रहे हैं तो कितना उसमें फ्रिक्शन हो रहा था, वही आपका विस्कासिटी होता है, श्यानता। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे आते हैं, तो कैसे आते हैं, चंद्रभाग द्वारा आते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं है, सही स्टेटमेंट है, उसका भार 1/6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, तो पकने क्या कारण है, तो प्रेशर कुकर में पकने का कारण क्या है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, हाई प्रेशर पर ही, इस पर हाई प्रेशर के कारण हाई टेम्परेचर पर उबलने लगता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, किससे कह रहा है, सौर ऊर्जा, तो इसको तो बताने के नहीं, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त, सन से प्राप्त होती है। एनर्जी का मेजर सोर्स क्या है, सन है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो किससे होता है, ये नाभिकीय संलयन से होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, ये आपका 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है, तो वर्ष सबसे ज़्यादा दीर्घतम में सबसे बड़ा कहाँ होता है, तो आपका ये प्लेटो में होता है, जिसका कार्यकाल लगभग लगभग 248 वर्ष होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग लगभग कितना है ये, लगभग 8 मिनट, लगभग कितना है, 8 मिनट, सॉरी 8.5 मिनट मान सकते हैं, जिसको हम लोग 8 मिनट 19 सेकेंड बताते हैं, लेकिन इसको अगर राउंड फिगर ले लेंगे तो आपका 8.5 मान सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो क्या 8 हो जाएगा, उस हिसाब से 8 हो गया। अगर एक्यूरेट चाहिए आपका 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 19 सेकेंड, अर्थात 8.5 मिनट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह होता है, जुपिटर होता है, अर्थात बृहस्पति होता है। निम्नलिखित और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, सबसे छोटा बुध होता है, सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, सी आपकी भाषा है, बेसिक भी भाषा है, फॉर्ट्रान भी है, लेकिन फास्ट आपकी भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो फिलामेंट के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाते हैं,
तो ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग की जाती है सेमीकंडक्टर में, वो आपकी क्या होती है, जर्मेनियम सिलिकॉन होती है। ये अब क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। परमाणु नाभिक के अव्यय हैं। परमाणु नाभिक के कौन कौन से अवयव होते हैं, अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। देखते हैं हम लोग कौन सा विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो नाभिक में केवल आपका प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। किसका वैकल्पिक का साथ कह सकते हैं आप लोग, रिन्यूएबल एनर्जी का। तो सबसे कौन हो जाएगा आपका, सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत है, यानी परमाणु बम जो बनाया था है किस प्रिंसिपल पर वे बनाया था। ये आपका नाभिकीय विखंडन बेसिस पर बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ये अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। परमाणु बम आपका विखंडन पर है और हाइड्रोजन बम आपका संलयन पर है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो वायु में आपका रेडान नहीं होती है। वायु में आपका अक्रिय गैस, हीलियम, नियान, आर्गन से पाई जाती है, लेकिन रेडान नहीं पाए जाते। बिजली खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। किससे मापा जाता है ये आपका वाट से मेजर किया जाता है बिजली का कंजम्पशन। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है तांबा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, चांदी। तो सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा आपका, यूरेनियम। क्या हो जाएगा आपका, भारी धातु यूरेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन होगा आज हमारा, और ये आज सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इनसाइट 2A कब छोड़ा गया था। इनसाइट 2A कब छोड़ा गया है, ये आपका 10 जुलाई 1992 छोड़ा गया था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा जब ये चंद्रयान 3 छोड़ा गया है तो कहाँ से छोड़ा गया है। ये आपकी जगह का नाम बताना है कि जो चंद्रयान 3 छोड़ा गया है ये कहाँ से छोड़ा गया है। तो आज हमारा ये जितने प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो सारे समाप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, जितना बीपीएससी ने भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा हुआ था हमने आज सभी ख़त्म कर चुके हैं। और हमारा अगला सेशन किसका होगा, केमिस्ट्री का होगा। देन उसके बाद क्या होगा, अगला सेशन बायोलॉजी का होगा। तो हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, धन्यवाद।